नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन जो कि सामान्य ज्ञान भाग से संबंधित है। वैसे तो स्पेशली इस पूरी सीरीज़ को मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आपका यूपीएचईएससी या यूपीईडब्ल्यूएससी एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके लिए। लेकिन इसमें मैं कहीं-कहीं पे उन फैक्ट्स को भी शामिल कर रहा हूँ जो कि आपके यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के पेज से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके और जीएस पूछा जाता है, तो निश्चित तौर पे ये पूरी सीरीज आपके काम आने वाली है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स मैं लेके आता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका संकलन यहाँ पे किया जाए। सारे संकलित तर्क जैसा आप जानते हैं वन लाइनर फैक्ट्स में होते हैं, तो बहुत तेजी के साथ आप पूरे अपने पाठ्यक्रम को अंतिम मोमेंट में, एग्जाम के अंतिम मोमेंट में जो है तेजी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला जो फैक्ट है इस आज के पार्ट का वो संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के दो प्रमुख अभिलेख हैं। पहला जो अभिलेख है महास्थान से प्राप्त अभिलेख और दूसरा शाहगौरा से प्राप्त अभिलेख। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। तो जो महास्थान के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो उस समय की ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें मिलती है, जबकि शाहगौरा के अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सूखा पीड़ित प्रजा को राहत प्रदान करने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झीलें कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झीलों के कुछ नाम है, जैसे पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से को टच करती है, चिल्का उड़ीसा में स्थित है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारी झीलें जो है लैगून झीलें हैं। कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण है, तब भी आपको ये नाम याद रखना है, पुलिकट झील, चिल्का झील और कोलेरू झील। अगला पॉइंट भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में अवस्थित है। प्रदत्त विधि के समक्ष समान एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों को तथा गैर नागरिकों को प्रदान किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि वह प्रदत्त विधि के समक्ष समान और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों, चाहे वो नागरिक हो या भारत के नागरिक ना भी हो, को प्रदान करता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने कब? 1793 ईस्वी में। इंग्लैंड में इसका पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन कब किया गया था? तो इस फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था 1857 में। सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के प्रयासों के लिए प्रणव सेन समिति का गठन किया गया था। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रणव सेन समिति का संबंध किससे है, तो वहां पर आपको ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन होना चाहिए कि सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के प्रयासों के लिए प्रणव सेन समिति का गठन किया गया था। 1951 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? यानी स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उसके आंकड़े के अनुसार भारत की उस समय साक्षरता दर क्या थी? तो यह थी 18.33%। अगला पॉइंट है सांद्रित अयस्क की वायु की अधिकता में सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करने पर करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम कहलाता है भर्जन। यानी जो पूरा प्रोसेस है कि सांद्रित जो अयस्क है उसको वायु की अधिकता में गर्म किया जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को भर्जन या रोस्टिंग के नाम से हम जानते हैं। गुजरात से दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस पूरे क्षेत्र को यानी गुजरात से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भाग को गुजरात तटीय मैदान या काठियावाड़ तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन कब किया गया था? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1997 में संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप का मतलब है कि जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है इसका गठन किया गया था भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1997 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक विशेष मगरमच्छ कौन सा? तो एक मात्र विशेष मगरमच्छ है घड़ियाल, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो समुद्र का जल है वो लवणीय होता है, नमकीन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्र के 1 लीटर जल में कितना लवण या नमक की मात्रा पाई जाती है? तो लगभग 1 लीटर में 35 ग्राम के आसपास नमक या लवण की मात्रा पाई जाती है समुद्री जल में। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट पर जो लैगून पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में, वहाँ की जो लोकल भाषा उसकी भाषा में उन्हें कयाल कहा जाता है या कयाल के नाम से जाना जाता है।
न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने। कब? 1868 ईस्वी में। महाराष्ट्र एवं गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यानी जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे का क्षेत्र, वही कोंकण तट कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को जाना जाता है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के नाम से। पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा है, यानी लगभग 5 किलोमीटर। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में पारादीप जो कि उड़ीसा में है, और कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, और तूतीकोरन का वी.ओ. चिदम्बरनार, तथा तमिलनाडु का कामराजार ये प्रमुख बंदरगाह है जो कि स्थित है पूर्वी तट पर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम समलवण रेखा के नाम से जानते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणी तथा पादप को शामिल किया जाता है जैविक संगठन के अंतर्गत। यानी जो जैविक संगठन उसके अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी और पादप है उन सबको शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट, किस वर्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1995 में। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? तो संस्कृत में लिखा हुआ पहला जो अभिलेख है या पहला संस्कृत में लिखा हुआ ज्ञात अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वर्ष 1981 में वायुदूत नामक निगम की स्थापना घरेलू उड़ान के लिए की गई थी। देश का प्रथम बंदरगाह दाहेज गुजरात, जिसे रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रपिता भागीरथ ऋषि भी कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रपिता भागीरथ ऋषि कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी उस समय विभिन्न धर्म के लोगों का जो प्रतिशत क्या था, ठीक है। तो यहाँ है कि 1951 की जो जनसंख्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या, उसमें हिंदू थे 84.1%, मुस्लिम थे 9.8%, ईसाई थे 2.3%, सिख थे 1.89%, बौद्धों का प्रतिशत था 0.74%, जैन 0.46% और अन्य इसमें शामिल थे 0.43%। ये पूरा डेटा है जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उसके आंकड़ों के आधार पर। वर्तमान में क्या है इसको जरूर आप टैली कर लीजिए। वर्तमान जब आप डेटा लेंगे तो आपको मालूम है कि अभी लेटेस्ट अगर हम जनगणना की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं 2011 में हुई जनगणना के ही फैक्ट्स हैं। 2021 की जो जनगणना है उसके फैक्ट्स अभी हम लोगों के पास उपस्थित नहीं है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग जो है पठारी है, 11% भाग पर्वतीय है और 18% भाग जो है पहाड़ी तथा 43% मैदानी भाग इसमें जो है शामिल है। यानी देखिए 28% पठारी है, 11% भाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी और 43% भाग जो है मैदानी है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या की अगर बात करें तो लगभग 247 के आसपास है, 250 भी आप कहते हैं, लगभग 250 यानी कुछ कम उससे, जिसमें से टोटल लगभग 204 तो केवल बंगाल की खाड़ी में है और बचे हुए जो 43 है वो अरब सागर तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पश्चिम घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे गुजरात का दीनदयाल कांडला और महाराष्ट्र में मुंबई और न्यावा सेवा बंदरगाह, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह, केरल का कोचीन बंदरगाह और गोवा का मरमुगांव बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। ग्राम पंचायत पर स्थानीय अपराधों की या समस्याओं के निपटारे के लिए व्यवस्था की गई है न्याय पंचायत की। कुंभ मेला देखिए 4 शहरों में लगता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो यहाँ पे 4 अलग अलग नदियां जिनके किनारे पर ये मेला लगता है, जैसे कि कुंभ हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी यानी गंगा यमुना, और गुप्त रूप से यहाँ पे सरस्वती नदी भी बहती है, तो इनके संगम पर प्रयागराज में कुंभ लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इंडेक्स संबंधित है भूमि मूल्य से। 1951 की
जनगणना यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना में जम्मू और कश्मीर के लिए कोई भी जनगणना नहीं की गई थी। भारत के कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है, जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता जाता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यानी जो अशोक के अभिलेख है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, तो पहली बार जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था वो पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को क्या कहते हैं? तो गंगा के डेल्टा में स्थित जो डेल्टाई झील है उनको हम बील के नाम से जानते हैं या बील नाम से पुकारते हैं। मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सर्वप्रथम 1951 की जनगणना के पश्चात 1951 में ही तैयार कर लिया गया था। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को हम पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं या उनको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जहां पर अमूमन या औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होगी, वहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति होगी। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र को कनारा तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहलाता है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से, देखिए अभी जूनागढ़ अभिलेख से पहले भी एक फैक्ट आ चुका है कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो संस्कृत में लिखा हुआ पहला शिलालेख है। तो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का उल्लेख प्राप्त होता है। अक्सर पूछ लिया जाता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का उल्लेख प्राप्त होता है? तो यह था रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख और ये संस्कृत भाषा में था। मणिपुर गोवा के पश्चात न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। यानी सबसे न्यूनतम मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर कहाँ पे? मणिपुर और गोवा में है। ये मैं फैक्ट्स बात करूँ 2011 जनगणना के अनुसार। और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो केरल का है, जहां पर शिशु मृत्यु दर है 12 प्रति 1000 बच्चों पर। और लास्ट पॉइंट है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख हमें किस किस शिलालेख में मिलता है या किस किस अभिलेखों में हमें अशोक का स्पष्ट नाम मिल जाता है? तो ये अभिलेख है मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और ये उड्डे गोलम अभिलेख। ये वो अभिलेख है जिसमें हमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो पूरी सीरीज है इससे आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे, स्पेशली जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं वनडे के। तो उससे पहले अगर आप ये सीरीज देख लेते हो, और ये देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए पूरे सभी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें मैंने सारे ऐड कर दिए, जिससे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपके पास समय हो आसानी से सारे वीडियो लेक्चर आप देख सके, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको छूटने ना पाए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।